ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद अब आपको अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है? देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अपचयन अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी? तो इसे पहचानने की आवश्यकता है। सबसे पहला पहचान ये है कि ऑक्सीजन का निकलना, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। दूसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का मिलन या ग्रहण करना, इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आकर के ग्रहण कर लिया जाता है, उसमें नया इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो ये पहचान है अपचयन अभिक्रिया का। अब देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यानी अपचायक एजेंट किसे कहेंगे, इसे पहले समझना है। तो देखिए क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है, यानी रिडक्शन करता है। अर्थात दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन हटाता है और इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। या यूं कहें कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अपचयन कराए और स्वयं ऑक्सीकरण हो जाए उसे अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। फिर से समझिए, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अपचयन कराए और स्वयं ऑक्सीकरण हो जाए उसे अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या है? सबसे पहला, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कैसे काम करता है। तो देखिए, CeO कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ जब हाइड्रोजन की विक्रिया कराई जाती है तो CuH2 बन रहा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन जल बना दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किससे? कॉपर ऑक्साइड से। अब आगे देखिए, दूसरा उदाहरण जिंक को लेते हैं। जिंक भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जैसे Zn+CuSO4, यानी जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा और कॉपर बाहर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जिंक जो है कॉपर को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, इस प्रकार से इसका रिडक्शन हो रहा है। अगला उदाहरण देखिए, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, जब उसमें कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक अलग होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये जिंक के निष्कासन के लिए यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो कार्बन ने क्या किया, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दिया और जिंक अलग कर दिया। अब देखिए, इसी तरह से एक और उदाहरण देखें, वह क्या, हाइड्रोजन के जुड़ने से भी कैसे होता है। जैसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई गई तो अमोनिया बना, तो N2 में H2 जुड़ा। तो ये थी आपका रिडक्शन अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को इसमें समझा जाए। क्या महत्वपूर्ण बात है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है। याद रखने की आवश्यकता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं और अकेली रिडक्शन अभिक्रिया नहीं होती है, कभी भी अकेले रिडक्शन अभिक्रिया नहीं होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी जहां अपचयन उपचयन साथ साथ हो रहा तो उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जानिए अपचयन अभिक्रिया के महत्व को, कि अपचयन अभिक्रिया का क्या महत्व है। तो सबसे पहला है धातुओं का निष्कर्षण, अर्थात धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, आयरन ओर से Fe2O3 का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराया गया तो क्या बन रहा, उससे आयरन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रहा है। इसी तरह से ऊर्जा के उत्पादन में इसकी अहम भूमिका है। जैसे हम लोग भोजन का अपचयन श्वसन क्रिया द्वारा करते हैं, जैसे यहाँ देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन
हम सिर्फ सांस लेते हैं तो हमारी कोशिकाओं में अभिक्रिया होती है और क्या बनता है टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और शरीर को ऊर्जा मिलता है। यानी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का अपचयन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जल बनाता है। अब इसी तरह से देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, गोबर या कृषिजन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा इस प्रक्रिया में मीथेन गैस बनती है जिसे हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या C6H12O6 ये अपशिष्ट पदार्थ से यहाँ भी एक प्रकार का ग्लूकोज जैसे ही बनता है। इसका जब अवायवीय श्वसन होता है जीवाणुओं के द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और मीथेन गैस बनता है। तीसरा उदाहरण है देखेंगे उद्योगों में रसायन निर्माण में क्या है, इसका उपयोग जो है उद्योगों में रसायन निर्माण में होता है। जैसे जंग रोकने में यह सहायक है। चौथा अपचयन अभिक्रिया का उपयोग को समझिए। अब आपको आगे जानना है अपचयन अभिक्रिया के उपयोग के बारे में कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। वो चीजें जो बताई थी इसके महत्व बताए थे। तो देखिए इसका उपयोग है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए। जैसे तेल है वनस्पति तेल, उसमें हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया बना तो क्या हुआ वनस्पति घी बना। इसी चीज को अभिक्रिया के रूप में देखें। जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR ये वनस्पति तेल है के लिए और हाइड्रोजन इसमें निकेल उत्प्रेरक के रूप में लिया गया तो इससे क्या बना RCH2CH2R। तो इस प्रकार से इसका वनस्पति घी का निर्माण हो रहा है। अब आगे देखिए इसका अगला उपयोग क्या है तो धातु शोधन में अर्थात धातुओं को निकालने में। जैसे देखिए ZNO यानी जिंक ऑक्साइड हो रहा तो इसे कार्बन के साथ अपचयन कराया जाए तो अपचयन कराने से क्या होता है जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से तीसरा जो उपयोग है बैटरी और विद्युत रसायन में के रूप में जो हम लोग सेल का निर्माण करते हैं या विद्युत सेल हैं उसमें अपचयन अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे साधारण सेल जो डेनियल सेल है उसमें रिडक्शन अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए ZN/2H/CO2H यानी उसमें क्या है एक जिंक और दूसरा में कार्बन रहता है, दो पार्ट में रहता है। तो यहाँ देखिए जिंक और कॉपर रहता है, जिंक और कॉपर रहता है दोनों पार्ट में, एक एक पार्ट में। अब यहाँ पर काटो थोड़ा सा, यहाँ से गड़बड़ होगा। देखिए तीसरा उपयोग जो है आपका अपचयन अभिक्रिया का वह है बैटरी एवं विद्युत रसायन के निर्माण में। क्या होता है सेलों में अपचयन अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हम लोग साधारण सेल लेते हैं जिसे हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं उसमें रिडक्शन होता है तो उसमें क्या है एक है जिंक और दूसरा है कॉपर। तो यहाँ पर देखिए जिंक से क्या हो रहा है जिंक के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कॉपर से कॉपर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होकर के कॉपर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होकर के एनर्जी बनाता है। इसी प्रकार से ड्राई सेल का उपयोग करते हैं। ड्राई सेल इसमें रिडक्शन होता है जैसे 2Mn2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये बन रहा है 2MnOOH प्लस 2OH। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होने से ही ड्राई सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से है लेड एसिड बैटरी रिडक्शन। लेड एसिड बैटरी रिडक्शन में क्या है तो लेड ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन आयन और सल्फेट है। अब ये देखिए प्लस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये क्या बन रहा है PbSO4 यानी लेड सल्फेट बन रहा है प्लस H2O। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका लेड एसिड बैटरी में रिडक्शन होकर के ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चौथा जो इसका उपयोग है वह रसायन प्रयोगशालाओं में होता है। रसायन प्रयोगशाला में रिडक्शन का काफी उपयोग होता है।